यस। सो हमारा कल चैप्टर चल रहा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। चैप्टर के अंदर हमने कल काफी सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, यहाँ तक का जो मैंने रीड आउट कराया है, डिस्कस किया है, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से देखते चले, हमारा क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये मेरा फर्स्ट पेज पूरा कंप्लीट हो गया था। देन सेकंड पेज ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था, इन्वेंट्री वगैरह डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्रेडिट सेल्स का, और ये मैंने करा दिया था एक्टिविटी 4। परचेज एंड ट्रेड पेबल्स का हो गया था हमारा। ये टॉपिक मेरा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया था। इसी के बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप गुड्स विड्रॉ करते हैं या अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। तो अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो एंट्री बनेगी डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। और अगर आप गुड्स लेकर के जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो आप एंट्री करेंगे डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। और जब भी गुड्स को आपको रिकॉर्ड करना होता है तो उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है, न कि उसकी सेल प्राइस पर। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट और टॉपिक पढ़ाना था, तो चलिए अब हम इसी को कवर अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक दिया था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के अंदर एक डिटेल लिखा हुआ है, इसको हम रीड आउट करते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्राइंग्स के अंदर हमारा दिया है कैश ड्राइंग्स। कैश ड्राइंग्स का क्या है? ड्राइंग्स वुड नॉर्मली रिप्रेजेंट नो पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट ऑल इन प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो ड्राइंग्स वगैरह के में जनरली नॉर्मली तो कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर एग्जाम क्वेश्चंस टू कंटेन कॉम्प्लिकेटिंग क्वेश्चंस। लेकिन अगर वो एग्जाम में कॉम्प्लिकेटिंग क्वेश्चंस अगर डालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा पॉइंट ट्विस्ट डाला जा सकता है। क्या दिया है उन्होंने? ए पॉइंट, द बिजनेस ओनर मे पे इनकम इनटू देयर बैंक अकाउंट व्हिच हैज नथिंग whatever to do with business operations. For example, the owner might pay dividend income or other income from investment into the bank from stocks and shares which they own personally, separate from the business itself. In other words, there are no investment in the business statement of financial position, and so income from investment cannot possibly be income of this business, and the amount will credit it to their funds. अच्छा, किसी को समझ में आया ये फर्स्ट पैरा जो लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका बेटा? ये जो फर्स्ट पैरा है इसका कोई मीनिंग बताएगा मुझे, क्या लिखा हुआ है ये? चलिए तो मैं बताता हूँ। इसमें मान लो हम बात करें बेटा, मिस्टर एक्स हैं। ये कौन है? मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स अगर आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा है अपन ने, इफ ही विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, अगर वो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ये पढ़ा हुआ है सबने, ये चीज तो कोई नया पढ़ नहीं है, ये तो यस सबने सर। पढ़। ठीक है भाई। अब उन्होंने क्या कर रखा था बेटा, मिस्टर एक्स का बिजनेस था, और बिजनेस का उन्होंने क्या कर रखा था, बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा था। कौन से अकाउंट? करंट अकाउंट। किसके अंदर ओपन करा रखा था? इन बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा अकाउंट ओपन करा रखा था बेटा? करंट अकाउंट ओपन करा रखा था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। और उन्होंने क्या कर रखा था बेटा? इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इन्वेस्टमेंट कितना? सर शेयर्स वगैरह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। उससे जो उनको इंटरेस्ट, ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ, वो डिविडेंड उन्होंने कहां पर रिसीव कर लिया बेटा? सीधा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट था उसी के अंदर उन्होंने रिसीव कर लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? एक ऑनर है, ऑनर ने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट करे थे, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इनकम आई वो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ना लेकर के बिजनेस बैंक अकाउंट में ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर वहां पर होगा क्या? ऑनर
received income on personal investments in business account। उन्होंने ऑनर ने क्या कर ली, जो अपनी पर्सनल इनकम से रिलेटेड पोर्शन था वो बिजनेस अकाउंट के अंदर रिसीव कर लिया। सो इट विल रिड्यूस ड्राइंग्स। तो वो क्या करेगा बेटा, आपके ड्राइंग्स अमाउंट को रिड्यूस करेगा। सो इट विल बी क्रेडिट टू ड्राइंग्स। नॉर्मली हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो अगर आपको कोई पर्सनल इनकम होती है तो उसको हम ड्राइंग्स को में क्रेडिट कर देंगे, ताकि ऑटोमेटिकली ड्राइंग्स का अमाउंट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ये फर्स्ट पैरा हमारा यही बोल रहा है। अब इसको आप एक बार वापस से रीडिंग लगाओ, उसमें यही चीज बोली है। द बिजनेस ऑनर में पे इनकम इनटू देयर बैंक अकाउंट। ऑनर ने अगर अपने बैंक अकाउंट के अंदर कोई पैसा वगैरह ले लिया विच हैज नथिंग वॉट एवर टू डू विद बिजनेस ऑपरेशंस, जिसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंकअप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ओनर माइट पे डिविडेंड इनकम और अदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनटू द बैंक फ्रॉम स्टॉक्स एंड शेयर्स विच दे ओन पर्सनली, जो उनके पर्सनली ओन करे हुए थे, separately from the business itself, जो business से separate थे। In other words, there are no investment in the business statement of financial position। business के statement of financial position में कोई investment वगैरह नहीं था, and so income from investment cannot possibly be income of the business। तो इसलिए हम उसको income of business नहीं मानेंगे, and this amount will be created to their drawings, और उस amount को हम drawings के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अब फिर आगे अगर उसी में से if owner make any payment of personal expenses out of this income। अगर आपको ऑनर को क्या होता है, अगर अपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर करता है, देन ड्राइंग्स विल बी इंक्रीज। तो फिर ड्राइंग्स क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ड्राइंग्स इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो ड्राइंग्स विल बी डेबिट। तो देखिए हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस ऑनर में पे मनी। मयंक पूछ रहे हैं इफ ड्राइंग्स नहीं करता है तो ऑनर देन एडिशनल कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना। एडिशनल कैपिटल में नहीं बेटा, वो ड्राइंग्स में से एडजस्ट होगा। पहले तो उसको हम, अगर ड्राइंग्स नहीं करता है ऑनर देन एडिशनल कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना इन्वेस्टमेंट। जो भी आप नहीं, जो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो आप उसको बिजनेस की इनकम में, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में कैसे शो कर दोगे, नहीं होगा सो वो आई बिजनेस। थिंक ही इज सेइंग कि जो इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट पे लिया है, और अगर वो हमने अपने पर्सनल अकाउंट की जगह बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट कर लिया है, तो हाँ वो चीज एज कैपिटल, जो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस के फॉर्म में आ सकती है। नहीं, उसको कैपिटल में नहीं, हम मैं वही बता रहा हूँ, उसको कैपिटल में नहीं करके हम उसको ड्राइंग्स में से एडजस्ट करेंगे। भाई आपने अगर सपोज अगर ड्राइंग्स का अमाउंट अगर आपने 50,000 रुपीज अगर करा हुआ था पहले से, 50,000 रुपीज, और अगर आपको 20,000 की अगर इनकम रिसीव हुई है, तो वो ड्राइंग्स में से एडजस्ट होकर के 20,000 का अमाउंट, आपका ड्राइंग्स का अमाउंट आप शो करेंगे फिर कितना, 30,000। हाँ जी सर, वो चीज तो समझ गए, बट ही सेइंग कि अगर ड्राइंग्स अपन ने नहीं की हो और कोई और अपनी इनकम हाँ के तो फिर तो लिए। ऑब्वियसली हाँ, फिर हाँ, बिल्कुल। दैट वाज आई थिंक ही इज। हाँ 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 बिल्कुल, अगर ड्राइंग्स अगर नहीं किया हुआ है तो फिर वो ऑब्वियसली वो वहां पर एड ऑन हो जाएगा, फिर वो आपकी एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल। यस सर। सेकंड पॉइंट पे हमें वही चीज बोल रहा है फिर, द बिजनेस ओनर मे पे मनी आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर आइटम्स विच आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आपके बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है और अगर उसमें से अगर कोई पेमेंट वगैरह करते हैं आप,
सच एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अ पेमेंट फॉर देयर फैमिली हॉलीडे। वही मतलब आपके पर्सनल एक्सपेंस, दिस विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, तो उसको हम ड्राइंग्स के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। अब आगे क्या बोला है, एग्जाम फोकस पॉइंट, इसमें क्या बोला है, बिवेयर ऑफ द वर्डिंग्स इन एन एग्जाम क्वेश्चन, आपको वर्डिंग्स पर ध्यान देना है। सर क्या वर्डिंग्स हैं, you should note that if a question states that a proprietor's drawing during a given year are approximately $40 per week, अगर आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग लगभग मैं $40 पर वीक का अगर क्या करता हूँ, ड्राइंग्स करता हूँ, देन यू शुड अज्यूम दैट ड्राइंग्स फॉर द ईयर आर $40 पर वीक, और ईयर में हमारे 52 वीक्स होते हैं, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा $2080। अगर आपको ड्राइंग्स का अप्रोक्सीमेशन दे रखा है $40 पर वीक। However, ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट। However, if a question states that drawings in the year are between 35 and $45 per week, लेकिन अगर आपको बोला जाता है, एक फिक्स अमाउंट ना देकर के एक रेंज दे दिया जाता है, यहाँ पर उन्होंने खुद ने ही एक अमाउंट प्रोवाइड कर दिया है $40 पर वीक अप्रोक्स, तो फिर हमने वो डायरेक्टली अमाउंट को कंसिडर कर लिया, बट यहाँ पर उन्होंने रेंज दे दिया है, वो रेंज प्रोवाइड कर दिया 35 टू $45 पर वीक। तो जब आप अगर रेंज प्रोवाइड कर देते हैं, देन डू नॉट, तो फिर पॉइंट ध्यान से समझना बेटा, देन डू नॉट अज्यूम दैट ड्राइंग्स एवरेज $40 पर वीक, तो फिर आप अपना माइंड लगा करके ये नहीं रखेंगे तो कि भाई 35 वो 45 का एवरेज ले लो, $40 पर वीक आप हर वीक क्या करते होंगे, विथड्रॉ करते होंगे, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में अप्रोक्स एक फिक्स वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप उसमें अजम्पशंस लेकर के आप अपना माइंड यूज नहीं करेंगे ड्राइंग्स के अंदर। Then drawings average $40 per week and so amount 2080 for the year. Do not assume, तो आप assume मत करें। You could not be certain that the actual withdrawals did average $40, तो क्या आपको पता नहीं है, हम ये नहीं कह सकते तो कि एक्चुअल विड्रॉल $40 ही होगा। एंड सो यू शुड ट्रीट द विड्रॉल फिगर्स एज मिसिंग आइटम, और अगर आपको इस तरह का अगर विड्रॉल का अगर दे रखा है 35 से $45 या कुछ भी अगर एक रेंज दे दिया जाता है, तो उसको हम मिसिंग फिगर मानेंगे, दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, तो हमें वो कैलकुलेट करना है, हम ये मानते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया है? यस सर। चलिए इसी का एक्टिविटी नंबर 6 देखते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर क्या कहा है हमें, Bob on and manage B company, although he does not keep detailed accounting records, वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं। ऑल ऑफ बॉब सेल्स आर फॉर कैश, वो सारी सेल्स किस में करते हैं, कैश में करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बोल दिया हमें, ऑल सेल्स इन कैश, सारी सेल्स हमारी किस में होती है, कैश में होती है। फिर आगे कहा हमें, ही पे सर्टेन एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज टिल एंड देन बैंक द रिमेनिंग फंड्स, उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया और उसके बाद में रिमेनिंग अमाउंट को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बॉब मेंटेन अ $1000 फ्लॉट, मतलब कि वो एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करते हैं, $1000। तो फ्लॉट मेंटेन $1000। आगे बोला हमें, एंड ऑपरेट्स विद द मार्जिन ऑफ 20%, और आपका मार्जिन होता है कितना, 20%। आगे बोला हमें, ही हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स दे दिया ऑन क्रेडिट $20,000, $20,000 का आपने गुड्स खरीदा है। वेजेस बता दी फॉर क्लरिकल असिस्टेंट पर वीक, आपका पर वीक का अमाउंट बता रखा है, और देर आर 52 वीक्स इन द ईयर, और कितना बता रखा है, $100 पर वीक का आपका क्या लगता है, एक्सपेंसेस लगता है। इसके अलावा स्टेशनरी का अमाउंट बता दिया $500, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बता दिया है $1200, बैंकिंग मतलब आपने बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कराया है कितना, $12,800, और ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया है $2,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है आपको $3,000। आगे हमें बोला, बॉब इज अनश्योर ऑफ द लेवल ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये नहीं पता बॉब को भी तो कि वो ड्राइंग्स कितना करता है ड्यूरिंग द ईयर, बट एस्टिमेट दे वर बिटवीन 60 एंड $90 पर वीक, तो कि ड्राइंग्स का जो अमाउंट होता है वो कितना रहता है,
$60 to $90 पर वीक। 60 से $90 पर वीक का आपका क्या रहता है, ड्राइंग्स का अमाउंट होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वर बॉब्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उनका ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है। तो आप सर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें पॉइंट ये आता है तो कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट का मार्जिन दे रखा है 20%, और क्वेश्चन में क्या हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह ये कुछ ऐसा दे रखा है क्या बेटा? नो सर। नहीं दे रखा। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, निकल जाएगा क्या बेटा हमारा? यस यस। सर। यस सर। है ना बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है और ये सब कुछ दे रखा है, तो हम सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको 2000 प्लस परचेज, परचेज बता रखा है $20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 3000। तो कितना हो जाएगा बेटा? 22 माइनस 3, 19,000। $19,000 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हमारा यहाँ पर मार्जिन दे रखा था बेटा, मार्जिन का परसेंटेज दे रखा था कितना, 20%। यस। मार्जिन 20% और वो किस पर होता है, ऑन सेल प्राइस। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एसपी टू सीपी, और उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है बेटा। यस सर। तो 20 अपॉन 80 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर? यस सर। मार्जिन आ गया सर। इसके बाद में फिर अब हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा बेटा। कॉस्ट दे रखी थी हमें 19,000 और 19,000 का 25%, 4750। यस सर। प्रॉफिट आ गया हमारा। फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 19,000 प्लस 4750, 23750। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। सर उन्होंने क्वेश्चन में बोला था तो कि हम हर साल गुड्स सेल करते हैं और सेल करने के बाद में कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाकी का अमाउंट हम क्या कर देते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। लिखा हुआ था कि ही पेड सर्टेन एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज सेल एंड देन बैंक द रिमेनिंग फंड्स। तो अब मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट बना दूं, फिफ्थ पॉइंट, तो उससे हमारा फिगर निकल जाएगा सर, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, हम कुछ भी बोल दें। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, बैलेंस कितना मेंटेन करेंगे हम, $1,000 का बैलेंस मेंटेन करेंगे क्या बेटा? तो ओपनिंग बैलेंस भी हो गया और क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया, $1,000। पहली चीज क्लियर।
अब यस आप एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंसेस का आपके पेमेंट में क्या क्या करा आपने? सबसे पहले तो वेजेस का आपने पे करा है क्लेरिकल असिस्टेंट के में कितना, $100 पर वीक, 52 वीक्स का, तो वो हम लिखे यहाँ पर वेजेस $100 इंटू 52 वीक, 5200। वेजेस के बाद में फिर हमें दिया स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी और बैंकिंग। तो स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग। स्टेशनरी का अमाउंट बता रखा है हमें 500, और इलेक्ट्रिसिटी का बता रखा है 1200, और इसका 12,800। 500, 1200 और 12,800। जबकि हमने सेल करा था, सेल कितना करा था बेटा? 23,750 का। तो अब इसका टोटल लगा के देखिए, दोनों साइड का टोटल लगा के चेक करो बेटा, इक्वल आ रहा है क्या? एक बार बोथ साइड का टोटल लगा के डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 24,750, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है क्या डिफरेंस टोटल? यस सर। Yes, sir. वो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या होगा आपका ड्राइंग्स? भाई आपने सिंपल सा पॉइंट है बेटा, $1,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस रखा था, आपने गुड सेल करा, हमने सेल्स निकाला था अभी ऊपर वाली स्टेप के अंदर 23,750, तो सेल्स का फिगर आ गया 23,750। आपने वेजेस का अमाउंट पे कर दिया 5,200, स्टेशनरी का अमाउंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पे कर दिया, बाकी अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। तो सर बाकी के पैसे कहाँ गए भाई? आप अगर क्रेडिट साइड का टोटल अगर लगाए तो 5,200 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 12,800 प्लस 1,000, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा आपका 24,750, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,700। तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा ड्राइंग्स? बैलेंसिंग फिगर 24,750 माइनस 20,700, 4050, 4050। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ड्राइंग्स का फिगर आ गया है। उन्होंने पूछा था व्हाट वाज बॉब्स डूइंग ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारा ड्राइंग्स का फिगर आ गया कितना? 4050। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए यहाँ तक का पॉइंट भी हमारा हो गया है, एक्टिविटी नंबर 6 हमारा हो गया है। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी कल बता चुका था। उसके बाद में एक्टिविटी नंबर 7 दिया है, इसको देख लें भाई, इसमें क्या बोला है मैं एक्टिविटी नंबर 7 में। During the year ended 31st December 2017, Peter, a sole trader, carried out the following transactions। आपकी ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सेल्स दे रखी है आपको 40 यूनिट्स, $100 पर यूनिट, 4,000। परचेज करा आपने 45 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $60 पर यूनिट। इन्वेंट्री बता दिया आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 यूनिट, $60 पर यूनिट, 300। और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया 8 यूनिट, $60 पर यूनिट। आपसे बोला है आगे, ही हैड withdrawn 2 यूनिट्स ऑफ फॉर हिज ओन यूज। उन्होंने क्या कर लिया? 2 यूनिट्स विड्रॉ कर लिया अपने खुद के पर्पस के लिए। आगे कहा हमें, फर्स्टली इग्नोरिंग द ड्राइंग्स ऑन द आउटलाइन ट्रेडिंग अकाउंट वुड अपीयर एज फॉलोज। मतलब कि उन्होंने ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करा था, और ड्राइंग्स को कंसिडर किए बिना ही उन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो उसमें उनकी सेल्स दिख रही 4,000,
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज ले रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले रखा है। उन्होंने ड्राइंग जो किया था उसको कंसिडर नहीं किया था। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। हाउ शुड द ड्राइंग्स ऑफ गुड्स बी ट्रीटेड, तो कि गुड्स वगैरह का अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो बेटा आप यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट, जब आप गुड्स वगैरह का अगर करेंगे तो सबसे पहली चीज तो हमारी सेल्स जो है वो एज इट इज हमारी सेल्स का फिगर आ जाएगा यहाँ पर 4000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो दे रखा था वो हमारा एज इट इज आ जाएगा 300। और जो परचेज दे रखा था 2700 का, और आपने क्या करा था यहाँ पर 45 यूनिट्स परचेज करी थी $60 पर यूनिट पर, लेकिन आपने उसमें से क्या कर दिया था 2 यूनिट्स आप अपने खुद के लिए यूज के लिए ले आ गए थे। तो 2700 में से हम क्या कर देंगे, यहाँ नीचे बता देता हूँ। 2700 की परचेज दे रखी थी, उसमें से आप ड्राइंग्स को माइनस कर दो। 2 यूनिट्स हैं आपकी लेकर के गए और 1 यूनिट कितने की है $60। तो 2 × 60 120 माइनस कर देंगे 2700 माइनस 120 2580। तो यहाँ पर हम जो फिगर शो करेंगे वो कितना शो करेंगे 2580। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा परचेज का। यस सर। मैं वापस से बता देता हूँ भाई, उन्होंने क्या करा था यहाँ पर ऊपर का पूरा वो सब कुछ दे रखा था। ही हैड रिटर्न 2 यूनिट्स फॉर हिज ओन यूज, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए 2 यूनिट्स निकाली थी। इग्नोरिंग द ड्राइंग्स, उन्होंने ड्राइंग्स को इग्नोर करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा दिख रहा है। तो भाई ड्राइंग्स अगर आपने विड्रॉ किया तो उसको सिंपल से पॉइंट है उसकी परचेज में से हमें रिमूव करना होगा। तो हमने रिमूव करा तो परचेज का फिगर आ गया 2580। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2880। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका कितना दे रखा है 480। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई चेंज आएगा क्या बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज इट इज आ जाएगा 480। माइनस करा तो 2880 माइनस, तो ये आ गया आपका 2400। और 2400 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1600। ये आपका क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। आपसे पूछा क्या है हाउ शुड द ड्राइंग्स ऑफ गुड्स बी ट्रीटेड, तो उसको हमने क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। तो इसको हम लिखते वाले यहाँ पर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स will be deduct out of परचेज प्राइस। परचेज वैल्यू में से हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर दिया जाएगा आउट ऑफ परचेज वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस। क्लियर पॉइंट यहां तक। ये मेरा एक्टिविटी नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। उसी के बाद में फिर दिया था हमारा इक्वेशन जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। उसी के बेसिस पर एक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, वही मैंने आपको बताया था भाई क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग नेट एसेट्स में आप ड्राइंग्स को ऐड कर दो, कैपिटल इंट्रोड्यूस को आप क्या कर दो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग नेट एसेट्स को माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है एक्टिविटी नंबर 8। Joy, a sole trader, set up business on 1st October 2016 for $40,000 of his own money। तो उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करा और स्टार्टिंग में उनकी ओपनिंग कैपिटल थी $40,000। During the year to 30 September 2017, he won 50,000 on the lottery and paid 30,000 of this into the business। और उन्होंने 50,000 लॉटरी के जीते जिसमें से उन्होंने वो पैसे बिजनेस में 30,000 उन्होंने बिजनेस में लगा दिए। तो एडिशनल कैपिटल आपका हो गया
30,000. He took cash drawings of 5,000 during the year. उन्होंने cash drawings किया है. At 30 September 2017, and the net assets of the business totaled $59,000. मतलब कि closing net assets हम बोल दें, closing capital बोल दें, या हम कैपिटल बोल दें, वो कितनी दे रखी है? $59,000. आपसे पूछा है कैलकुलेट जो है प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमें, तो क्लोजिंग नेट एसेट्स दे रखी है सबसे पहले कितनी? 59,000. ये फॉर्मूला लगा देंगे हम बेटा, क्लोजिंग नेट एसेट्स 59,000 प्लस ड्राइंग्स आपने कर रखा था कितना? 5,000 का, तो वो लिखेंगे 5,000 माइनस एडिशनल कैपिटल दे रखी है 30,000 और प्लस सॉरी माइनस करेंगे इसके अलावा हम क्या? ओपनिंग नेट एसेट्स जो दे रखी है कितनी? 40,000. करो देखिए प्लस माइनस करके कितना आ रहा है? लॉस 6,000. लॉस आ जाएगा आपका कितना? 6,000 का, ऑप्शन है ये. आगे समझ में? यस सर. ये आपका एक्टिविटी नंबर 8 हो गया है और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इज इट क्लियर? यस सर. तो ये मेरा एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने कंप्लीट करा दिया है. अब इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो कल से करें नया चैप्टर स्टार्ट बेटा. फिर अभी 5 मिनट्स में हो नहीं पाएगा पूरा, है ना, इंट्रोडक्शन में वो हो जाएगा वेस्टेज. तो आज की क्लास का हम यहीं पर एंड करते हैं. कल मैं इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा. आपकी बुक का एक अच्छा, अब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लेंगे हम, टेक्निकल चैप्टर है थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 8, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. अच्छा चैप्टर दिया है, लेंथी चैप्टर है, तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे. हर्षप्रीत पूछ रही है सर कल का ऑफ है क्या? नहीं बेटा, कल का रेगुलर क्लास है, वही सेम टाइम पर. ठीक है, कल बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पर. कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. वेलकम बेटा. थैंक यू सर.